पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये है क्या बेसिकली? अगर मैं कहूं कि ये आपकी प्रॉफिट कमाने की एफिशिएंसी है तो मैं ऐसा कह सकता हूं। अगर मैं कहूं प्रॉफिट कमाने की एफिशिएंसी आपकी ठीक है, या मैं यूं कहूं कि ये आपका परफॉर्मेंस है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये आप किस बेस पे कह रहे हो? भाई हमारा परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर रहे हैं? परफॉर्मेंस मेजर तो प्रोडक्टिविटी से भी हो सकता है, प्रॉफिट से भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सी चीजों से हो सकता है। तो आप किस बेस पे कह रहे हो? तो हम कह रहे हैं प्रॉफिट के बेस पे, या ऐसा कहें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे कह रहे हैं। ठीक है, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो समझिए। मुझे एक बात बताइए मैं बाजार गया, मुझे फंड की रिक्वायरमेंट थी, मैंने मार्केट से फंड रेज किया और मुझे फंड मिला मान लीजिए 15% की रेट पे। ठीक है, मैंने 10 लाख रुपए एक्वायर किए 15% की रेट और मैंने उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। मेरे बिजनेस में मुझे जो रिटर्न मिला वो मिला 20%। मुझे जो रिटर्न मिला वो मिला 20%। मतलब मैं ये कहता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 20% है। पर क्या मेरी परफॉर्मेंस या मेरा जो एफिशिएंसी है वो 20% है या 5% है? बताओ, मैंने कितना एडिशन किया है, कितना वैल्यू एडिशन किया है? 20% या 5%? 5%, क्योंकि 15% तो मुझे पे करना है ना। बोलिए यस और नो। मैंने 5% वैल्यू एडिशन किया। यस, इसी को क्या कहा गया है? EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कि मतलब हमने इकोनॉमिकली कितनी वैल्यू ऐड की। ठीक है, हमने इकोनॉमिकली कितनी वैल्यू ऐड की। ये सेम टॉपिक आपकी बिजनेस वैल्यूएशन में भी आएगा। ठीक है, सेम टॉपिक आपके बिजनेस वैल्यूएशन में भी आएगा, पर हमारे यहाँ तो एक छोटा सा क्वेश्चन है इसका, इसलिए मैं आपको सीधा मतलब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, मतलब मैंने आपको समझा दिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, सुनिए ध्यान से। दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो आपको रेट गिवन हो और अमाउंट पूछा हो, रेट गिवन अमाउंट आस्क, और एक अमाउंट गिवन रेट आस्क। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किया उसको और जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको, दोनों को मैं समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझिएगा। रेट गिवन, अभी थोड़ी देर पहले हमें रेट दे रखी थी क्या आप 20% कमाते हैं 20% आप कमाते हैं, उसमें से 15% आप वापस दे देते हैं, 5% आप एक सेकेंड, एक क्लास चालू कर देता हूँ। Recording in progress. सुनिए, अभी जो एग्जांपल दिया था उस सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, कैसे? सुनिए, मैंने कहा कि आपने 20% रिटर्न लिया, जिसमें से 15% आपको देना है और 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। तो क्या आप बता सकते हैं मेरा ईवीए कितना है? बोलिए, क्या मेरा ईवीए 50? बोलिए, वैल्यू में रेट दे रखी है, वैल्यू में पूछा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 50,000 का ईवी?
सभी रिप्लाई दे दो भैया जो जो क्लास देख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या बना, देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या बनाया हमने। सर इतना रिटर्न, इतनी WACC, WACC समझते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। यही तो किया हमने, 20% कमाया, 15% कॉस्ट है, 10 लाख, तो 50,000 का ईवी जनरेट किया हमने। इज दैट क्लियर? तो डाउट है किसी को तो बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो डाउट है तो पूछो। सर अपन ऊपर वैल्यू एडिशन निकालते थे, वैल्यू एडेड, उसमें क्या था कि अपन बाकी सब सॉरी बाकी सब माइनस करते थे, लेकिन जैसे जो बैंक PFI वाला होता है वो भी वैल्यू एडिशन में आता था। ठीक है सर, वो मतलब PFI ये हो गया, किसी ने लोन दिया था उसके बदले उसको इंटरेस्ट, है ना। इसमें इसने जैसे एग्जांपल था, इसने मार्केट से लोन कुछ और उसके बदले इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड में एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो एक बार आप बता। वैल्यू एडेड 5 लोगों का वैल्यू एडिशन है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड सिर्फ आपने कितना प्रॉफिट कंट्रीब्यूट किया, नेट प्रॉफिट, वो है। मैं अपने लिए इंडिविजुअल देखूंगा बस इसमें। इंडिविजुअल भी बोलो, सिर्फ प्रॉफिट एस्पेक्ट बोलो, अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं ना। अब मैं आपको कहूं कि मैंने, है ना, वैसे मान लीजिए मैंने लेबर या फिर इम्प्लॉय वैल्यू एडेड कितना किया, तो मैंने इम्प्लॉय को कितना पेमेंट किया, वो आ जाएगा। कई एस्पेक्ट हो सकते हैं ना। ये आपका बिजनेस परफॉर्मेंस है कि आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए काम आता है। समझ गया ये उस बिल्कुल अलग है, उससे अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, अलग अलग चीज निकालने के। जैसे अपन करंट असेट निकालते हैं, करंट रेशियो निकालते हैं, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो में क्या, क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, सॉरी, चीजें अलग अलग है ना दोनों। यस सर। चलिए, तो अब इसको समझिए। अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला करवाया EVA का, वो लिखवा देता हूं पहले मैं दोबारा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा लिख देता हूं, माइनस हमने कहा WACC और इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अभी हमने ये फॉर्मूला लगाया। ये तब की बात है जब हमें ये चीजें दे रखी हो। अब अगर ये चीजें नहीं दे रखी तो EVA निकालने का फॉर्मूला हो जाता है नोपेट, नोपेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, समझ गए? ये सुना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस सर। क्या यही चीज ली, यही वाली चीज पर वैल्यू में ली है, ऐसा बोल सकता हूं। परसेंटेज नहीं निकाला, सीधा वैल्यू ली। अब इसमें से मुझे ये कम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या कॉस्ट ऑफ लिख देता हूँ, या इसको लिखने का तरीका और भी हो सकता है। दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC, ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या? क्या इससे मेरे पास ये आ जाएगा? बोलिए। नोपेट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर सकता हूँ क्या? अपॉन कर दूंगा मैं इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो, कि मैंने नेट कितना परसेंट कमाया, एट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? ओके, अब सुनिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। वैल्यू एडेड दे रखा जो हम पहले निकालते थे वो वाला, ठीक है। ऊपर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू वेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, डिविडेंड, टैक्सेस, कैपिटल एम्प्लॉयड सब दे रखा है। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा नोपेट। क्या हम नोपेट निकाल सकते हैं? बोलिए, क्या हम नोपेट निकाल सकते हैं इस जानकारी से? यस सर। कैसे निकाल सकते हैं? वैल्यू एडेड का मतलब हमने इसमें से 5 लोगों के खर्चे कम, राइट, ठीक है।
तो अगर मैं इस वैल्यू एडेड में से ये कम कर दूं जो कि मैंने वेजेस दी, ये कम कर दूं जो कि मैंने इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट जो दिया है उसके बारे में हमें ये नहीं पता कि ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है या शॉर्ट टर्म है, और जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम क्या लें इसको, लॉन्ग टर्म। बोलो क्या लेके चलें, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बोलो भाई बोलो। लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म लेंगे। ठीक है सुनो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेस करूं या नहीं करूं, बोलो नोपेट में लेस करूं या नहीं करूं, सर करो। करूं ना, चलो ठीक है। डिविडेंड को कम करूं या नहीं करूं, सर होगा। होगा कम। नोपेट में होगा कम डिविडेंड, सर नो पैट में नहीं होता मेरे ख्याल से डिविडेंड कम। डिविडेंड लेस नहीं होता है, यहाँ कैसे लेस होगा, नेट ऑपरेटिंग टैक्स के बाद में डिविडेंड। यस सर नहीं होगा। डिविडेंड तो लास्ट में आता है, ईपीएस जब निकालते हो आप, अर्निंग हाँ। अवेलेबल, यस सर यस सर यस। ठीक है। टैक्सेस होंगे, यस। यस होंगे। तो बताओ ये तीन चीजें कम करके बताओ कितना प्रॉफिट आता है, एक बार देखते हैं। सर 10,70,000। 10,70,000 है क्या, चलो मैंने यहाँ लिख दूं 10,70,000। क्या डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया जा सकता है, बताइए, क्या डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया जा सकता है क्या, सर हम एफएम में तो पढ़ते हैं वो इक्विटी की कैपिटल निकालते हैं। क्या क्या, तो एफएम सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वगैरह। उसी तो के वैसे डिविडेंड। डिविडेंड क्या सर होता है, ये 10,60,000 है शायद। क्या 1060 है, ये Yes, 60 sir. सिक्सटी कैसे आएगा सर, 60 आए मेरे ख्याल से इसमें। चेक कर लो भैया। 30 लाख माइनस 12,50, 30 और 3 50, 10,70,000 है सर। नहीं भी चेक कर लो, पीछे 30 ही बच रहा है तो 70 ही आएगा। Yes, sir. ओके 10,70,000 ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या इंटरेस्ट और सॉरी डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया जा सकता है क्या, नहीं सर। यस सर ले सकते हैं। अच्छा इक्विटी की आपने ये निकाला ना, सीई या सीओ बोलते होंगे आप, निकालते हैं कॉस्ट ऑफ यस इक्विटी, सर। या के भी बोलते हैं कुछ लोग, कैसे निकालते हैं, सर अलग अलग मेथड होते हैं। अलग अलग होता है। एक बता दो बेसिक फॉर्मूला बता दो, डीपीएस वाला बता दो। डीपीएस 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 का फॉर्मूला बता दो, डीपीएस है ना, ऐसा लेते हैं क्या, सर डिविडेंड अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल इनटू 100, ये लो, ये होता है शायद। ठीक है चलो ये ले लिया। तो फिर डिविडेंड ऑफ कैपिटल कैसे नहीं हुई ये बताओ, कॉस्ट निकाल रहे हो डिविडेंड की मदद से हो और तुम एक दूसरी तरफ कह रहे हो कि डिविडेंड कैपिटल नहीं है, व्हाई सर अकॉर्डिंग टू मी कॉस्ट है तो वो लगेगी मैं तभी दूंगा जब मेरे पास होगा, बट इंटरेस्ट वो चीज है जिसपे देना ही देना मुझे। सर मैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिविडेंड तो होता है इंक्लूड। हाँ अरे क्या होगा तो होगा, नहीं तो नहीं दूंगा, जो लग रहा है उसी के हिसाब से तो निकालते हो। फिर एफएम में कैसे निकाले तुमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब डब्ल्यूएसीसी पढ़ा तो उसमें क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कभी, अपन एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं ना कि शेयर होल्डर जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो सोच के चल रहा है इतना रिटर्न मुझे मिलेगा, तभी तो अपन उसको कॉस्ट में लेते हैं। तो फिर ठीक है सर।
लेकिन इंटरेस्ट भी ऐसे तो फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। देखो इंटरेस्ट का अपने को क्लियर नहीं है, पर आप चाहो तो कर दो, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इस कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉम्बिनेशन नहीं पता है। हालांकि उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे वो समझा देता हूं मैं। एक बार सुनिए, एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूं, सुन लेना एक बार के लिए मैं ये मान कि मेरे एक बार के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, कैपिटल में सिर्फ शेयर कैपिटल ही है, मेरे कैपिटल में सिर्फ शेयर कैपिटल ही। नोपेट आ गया मेरा 10,70,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3,60,000 आ गई, क्या बोलो? यस सर। अपॉन कितनी कैपिटल है मेरी? 65 लाख। बताओ कितना ईवी आता है? सर ये आ रहा है 10.92%, 923। 923%, ठीक है। बोलो ये क्लियर है? पहले ये समझाओ। क्लियर है ये तो। अब मान लो कि हम मानते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या रहा होगा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड में हम मानते हैं कि डिबेंचर वगैरह कुछ होंगे, या लोन होगा, या ऐसा कुछ होगा। तो अगर वो हुआ तो फिर ये प्रॉफिट, ये चीज यहां से कम होके यहां जुड़ जाएगी। सर हमने जो एफए में पढ़ा है ना, वो तो इंटरेस्ट होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि नहीं होगा, एंट्री नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो अब अगर डिबेंचर है तो केडी निकालते हैं ना अपन, वो यस तो सर। केडी निकालते हैं ना हम, मैं मना नहीं कर रहा। पर हमें ये नहीं दे रखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है, यहाँ पे चल है या नहीं है इनके पास, ये नहीं दे रखा हमें, समझ? यस सर। इसकी वजह से ये फर्क आ रहा है, समझ गए? तो वो तो आप अगर करोगे तो यहाँ बढ़ जाएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या नेट ऑपरेटिंग में से उसको हटाना पड़ेगा फिर आपको। नहीं समझ पा रहे? इसमें जुड़ जाएगा, इधर से लेस, आंसर फाइनल वही रहेगा। फिर दोनों जगह लेस थोड़ी करोगे आप। नो सर। अगर के बाद ऑपरेटिंग थोड़ी होगा फिर, नो। जगह आएगा ना, यहाँ से हटा दूं, इसमें जोड़ दूं। अगर अपन इंटरेस्ट की बात करें, 30 जोड़ दो इसमें, ये कितना हो जाएगा? 14 लाख हो जाएगा, और ये बढ़ के हो जाएगा 6,90,000। तो आंसर तो वही आना है, ऐसे कर लो। नहीं समझे? समझ गए सर। फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप उसको ऑपरेटिंग मानते तो प्रॉफिट में से लेस कर दो, नोपेट में वो चला जाएगा और फिर कैपिटल में नहीं आएगा। उसको नॉन ऑपरेटिंग मानते हो तो फिर वहां से लेस मत करो, और वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में चला जाएगा। सर इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं ना कि डिविडेंड कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्ट डिविडेंड, ऑफ कैपिटल का पार्ट। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली है ही ना। भाई मैंने इक्विटी फंड रेज किए और मुझे पता है कि उसके लिए इतना डिविडेंड हमने दिया है, तो ये मेरी तो इक्विटी फंड की कॉस्ट ही हुई ना। हाँ सर। मैंने कहा अभी वाला एग्जांपल, इससे पहले जो एग्जांपल दिया था, 10 लाख रुपए इक्विटी से लेके आया, मैंने 20% कमाया और मैंने 15% डिविडेंड दे दिया, तो भी ईवीए तो 5% ही आएगा। यस सर। बोलिए, और कोई डाउट किसी को? बोलो भाई फटाफट, कोई डाउट है क्या किसी को? देखो मैं एक चीज आपको बताऊं क्या, आप ये तो प्रोफेशनल एग्जाम है, चलो आप एग्जाम में ऑफिस में, घर पे, कहीं पे भी एक चीज हमेशा ध्यान रखो, किसी भी चीज को एक सिंगल नजरिए से मत देखो, रटो मत कि ये है तो हमने सर अंकल वहां गए थे, वहां पे तो है ना ये ऐसा ही होता है, मतलब वो तो मान लीजिए ऑयल का ये यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, हम दूसरा भी तो कर सकते हैं, कुछ जरूरी थोड़ी है जो वो कर रहा है वही मैं करूँ। तो आप सिचुएशन के हिसाब से उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत है। बहुत सी चीजें ऐसी है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चेंज करनी। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट, एक वर्ड बताना, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं इंटरेस्ट, इस वर्ड का मतलब क्या है? सर
एक इंटरेस्ट होता है हमारी रुचि, और एक इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज। सर दो अलग अलग मीनिंग निकल जाएंगे। तो फर्क है ना कि वो कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, उस पर फर्क पड़ेगा। सर पड़ेगा ही फर्क तो। इसलिए ये चीजें समझो। अच्छा एक बार बताओ, सेल और सेल इन दोनों वर्ड में क्या फर्क है? ऐसी डबल एल और ऐसे एल। सर कुछ नहीं है डिफरेंस। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है क्या? सर एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं दोनों ही तो। बेसिकली ये सेल होता है डिस्काउंट के लिए। अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। तो बोलते ना सेल अप टू तो 50%। कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे तो। कभी ये नहीं देखा सेल ऑप्शन लिखा है तो क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है या ये लिखा होता पहली वाला होता है सर। है ना? तो वैसे दोनों का मतलब सेल ऑफ असेट लिख देते हैं हम, तो दोनों यूज कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि पोस्ट ऑडिट क्या है, किसको करवानी है, क्यों करवानी है, वगैरह वगैरह। अब उसमें कुछ पॉइंट और बाकी थे, वो कर रहे हैं हम, तो देखिएगा। कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट में पोस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन और कहाँ है, उसका थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पे। तो पहला सेक्शन 213 है, दूसरा 128, तीसरा 148 और 69। ये 4 सेक्शन हमारे काम आते हैं। क्या क्या है देखिए। पहला डिफाइन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप जानते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब सारे रिकॉर्ड्स। किस चीज के रिकॉर्ड? हमने जो सेल किया, हमने जो परचेज किया, हमारी जो असेट आई, हमारी जो लाइबिलिटी आई, हमारी जो इनकम हुई, हमारा जो खर्चा हुआ, हमारी जो रिसिप्ट हुई, हमारा जो पेमेंट हुआ। बताओ कि अगर इन 4 चीजों को मैं कवर कर दूं तो काम हो जाएगा क्या? रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लाइबिलिटी, सेल, परचेज। अगर इन चारों चीजों को रिकॉर्ड कर लिया जाए तो इट विल फॉर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ गए? तो ये देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सब चीजें रिकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा एक ओपन एंड है कि भाई अगर किसी ने सेंट्रल किसी इंडस्ट्री को कह दिया कि आपको स्पेसिफिकली ये रिकॉर्ड और रखना पड़ेगा, तो वो फिर अलग से रिक्वायरमेंट। बोलिए, क्लियर है? ये तो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, जो बुक्स यस ऑफ सर। हाँ सर ये पढ़ा हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट जो होंगे कंपनी के, वो कहाँ रखने हैं सर? रजिस्टर्ड हेड ऑफिस पे रखने हैं, राइट? क्या रजिस्टर्ड हेड ऑफिस के अलावा कहीं ला सकते हैं? यस सर, Yes. अगर बीओ परमिशन दे तो। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आरओसी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? कितने दिन में? आरओसी सर नहीं, कंफर्म आरओसी को तो बताना पड़ता है और इन्फॉर्म बीओडी करना से होता लेना पड़ता है बस। है, दिन में बताना होता है। बीओडी से तो होगा ही होगा, कोई भी काम कंपनी का बोर्ड रिजोल्यूशन के बिना नहीं होता है। ठीक है, ओके। चलिए, ब्रांच, हमारी जितनी ब्रांचेज है उनसे हमारे पास समरी आती रहेगी, जो अकाउंट्स वो मेंटेन कर रहे हैं। क्या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा कोई शेयर होल्डर आके देख सकता है? यस यस सर। यस सर, ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखने पड़ते हैं, राइट? यस। ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। ऐसा नहीं है अगर संडे को जाके कहो भैया दिखाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वर्किंग डे, वर्किंग आवर्स में आपको ओपन से रखने होंगे, राइट? कितने साल तक मेंटेन करने हैं? 8 साल तक मेंटेन। लो जी, बताओ, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अब आइए सर 148, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर कल को आपको कोई पूछ ले कि कॉस्ट ऑडिट का प्रोविजन कंपनीज एक्ट में कहाँ है, तो आप कहेंगे सेक्शन 148। समझ गए? आप क्या कहेंगे? सेक्शन 148 का राइट आंसर होगा, एमसीक्यू अगर आ जाता है। ये तो सिंपल बुक्स अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ये उनको मेंटेन कहाँ करना उसकी बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑडिट की बात यहाँ पे की गई, ठीक है? तो स्टूडेंट क्या कर सकती है? ऑर्डर पास कर सकती है कि कॉस्ट ऑडिट किसको करवानी है, कैसे करवानी है, वो सब चीजें हो चुकी है। लिमिट डिसाइड कर सकती है, वो भी, ठीक है?
कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन, ये यहाँ पे बता दिया, कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में होगा ना, CMA इन प्रैक्टिस, वो कर सकता है, ठीक है। उसको अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और रेम्युनरेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिक्स करेंगे। जो चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, सिर्फ बेसिक बातें यहाँ बताएगी। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, राइट क्या होगी, ये सारी बातें भी इसी सेक्शन में बोली जाती है। कि इस सेक्शन में राइट ड्यूटीज वगैरह अलग से नहीं बताई गई है, उन्होंने लिख दिया है कि एज कंपनी ऑडिटर, जो कंपनी ऑडिटर की होती है वो इसकी होती है, तो बहुत बड़ा लिखना नहीं पड़ा, राइट। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। दोबारा सुन लो, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि कॉस्ट ऑडिट किसको नहीं करानी है, कितनी लिमिट के ऊपर करानी है, कितनी लिमिट के ऊपर नहीं करानी है, ठीक है। CMA इन प्रैक्टिस करेगा, ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। उसका जो अपॉइंटमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, ये भी बता दिया है। रेम्युनरेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेगा। उसके राइट, ड्यूटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, ये सब उन्होंने इसी सेक्शन में बता दिया है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि सेम एज कंपनी ऑडिटर, राइट। एंड सेक्शन 469 सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि आपको रूल बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पावर दे रहे हैं रूल बनाने के लिए। बोलो जी, इन चारों सेक्शन में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। नहीं पूछना किसी को कुछ? अब आ जाइए, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अलग से कर लेता हूं।